Knock knock. Who's there? I am Thought. Thought who? My existence from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमने पिछले एपिसोड में बिग बैंग तक का सफर तय कर लिया था। लगभग उन सभी महान साइंटिस्ट के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे इंसान धरती पर कब और कैसे आए। इस टॉपिक से जुड़े रूमर्स और रीजंस जानेंगे। विषय के तरफ जाने से पहले मैं बिग बैंग के बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। पहली ये कि दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है और ना ही कोई या क्रिएटर या गॉड है और ना ही कोई धमाका हुआ था। बिग बैंग ये एक कॉस्मिक इवेंट थी, कॉस्मिक एक्सपेंशन था और ऐसा नहीं है कि बिग बैंग होके खत्म हो गया। स्टिल ये अभी भी हो रहा है, ये इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है। थोड़ा देर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे दिख रही फोटो को पढ़िए तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि बिग बैंग के पहले क्या था। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये सवाल अपने आप में ही गलत है। अगर हम कहते हैं कि पहले क्या था तो हम उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय क्या था। पर साथियों, एक बात यहाँ आप ध्यान दीजिए कि समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई है। साथियों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है कि हमारा जन्म हुआ है और एक दिन हमें मर ही जाना है और सब कुछ यही छूट जाएगा, तो इस जीवन का मकसद क्या है। इस मकसद को समझने के लिए हम ये पूरा क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये पूरी केस स्टडी कर रहे हैं और अभी हम इस केस स्टडी के अंतिम पड़ाव में है। और इस सीरीज के दरमियान मैंने एक अपने लेवल पे सर्वे किया था, तो ये सर्वे के बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। हम जब भी बात करते हैं मानव के उत्पत्ति की तो हमें बात करनी होगी डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। और जब भी इवोल्यूशन की बात आती है तो आपने ये फोटो जरूर देखा होगा। बहुत सारे लोग तो एक फोटो से पूरी थ्योरी को समझने की गलती करते हैं और इससे काफी सारे भ्रम निर्माण होते हैं। और कई लोग जो इलॉजिकल डोगमा में फंसे होते हैं वो ये सवाल जरूर उठाते हैं कि अगर बंदरों से इंसान बने तो आज के बंदरों ने ऐसा क्या पाप किया था जो इंसान नहीं बन पाए, या फिर जो आज के बंदर है वो इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। इवोल्यूशन को गलत साबित करने के लिए काल्पनिक ईश्वर बताने के लिए कई सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। ऐसे कई तरह की बातें हमने सुनी है। तो चलिए साथियों, हम इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरी साइंस की फील्ड में प्रपोज की गई कुछ सबसे फेमस वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी में से एक है। ये थ्योरी साइंस की कई डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि जेनेटिक, पैरेंटोलॉजी, जियोलॉजी, इनसे बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। वो सभी थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। ये थ्योरी हमें कई सारे राज खोलती है, जैसे कि हम कहाँ से आए, हमारे आसपास जितने भी जीवों के रूप दिखते हैं वो कैसे उत्पन्न हुए। सदियों से इन सवालों के हमारे पास में कोई जवाब नहीं थे, सिवाय कुछ रिलीजियस धार्मिक थ्योरीज के, जिनका ना तो कोई प्रमाण है ना कोई लॉजिक। इवोल्यूशन की थ्योरी ने मानवता के इतिहास में पहली बार न केवल अपने ओरिजिन के सोर्स का रास्ता तलाशने का मार्ग बताया, बल्कि ये भी बताया कि दुनिया में मौजूद सारी बायोडाइवर्सिटीज एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े से हाथी तक और इंसानों तक सभी आपस में रिलेटेड है और ये सभी नेचुरल प्रोसेस से अस्तित्व में आए। साथियों, इस थ्योरी के बारे में हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है और कई बार सुना भी है। और सच कहा जाए तो इस थ्योरी को समझना इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए कई लोग इसमें भ्रांतियां फैला देते हैं। खैर, हम नजर डालेंगे कुछ बेसिक चीजों पर और इसे समझने की कोशिश करेंगे। डार्विन ने 1959 में पब्लिश्ड अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस किताब में उन्होंने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था,
जिसके अनुसार नेचुरल सिलेक्शन ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि जीवों को बदलावों में गति देता है और जिसके कारण लंबे समय में नई नई स्पेशीज का विकास होता है। इस थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, यूनिकनेस। किसी एक एनवायरनमेंट में रहने वाली किसी एक स्पेशी के ग्रुप मेंबर्स ना केवल फिजिकल फीचर्स में बल्कि गुण और व्यवहार में भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिलेक्शन। जिनका कोई फीचर्स उन्हें उस एनवायरनमेंट में अपने ही प्रजाति के अदर मेंबर्स से कंपटीशन में बढ़त प्रदान करता है। उनके बीच रहने की और अपने वंश को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इवोल्यूशन। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कुछ खास फीचर्स का निरंतर विकास होता है और इसी एक वजह से लंबे समय में बिल्कुल ही नई एक स्पेशी अस्तित्व में आती है जो कि अपने पूर्वजों से बहुत से मामले में अलग होती है। इस थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर वेरिएशंस की बात हो रही है। वेरिएशंस जो ये विद इन स्पेशीज भी होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस एक स्पेशी ही है लेकिन फिर भी हम ह्यूमंस एक जैसे नहीं है। इवन एक माता पिता के बच्चों में भी फर्क होता है सिवाय जुड़वा बच्चों के। वैसे जुड़वा बच्चे भी एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी फर्क होता ही है। ना सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन बल्कि किसी भी तरह का मीनिंगफुल सिलेक्शन के लिए वेरिएशंस जरूरी है। अगर वेरिएशंस ना हो तो सिलेक्शन का क्या ही मतलब बनता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप एक स्टोर में जाते हैं, वहां पे टी शर्टें लगी हुई है, सारी टी शर्ट्स एक ही कलर की है और एक ही साइज की है, तो फिर इसमें सिलेक्शन का क्या ही मतलब बना। लिविंग ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म में कोई ऐसी भी चीजें होती है जो कि इन वेरिएशंस को पैदा करती है। डार्विन ने जब अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था उस समय जेनेटिक और डीएनए की खोज नहीं हुई थी, तो इस वेरिएशन किस वजह से आते हैं इसको समझना मुश्किल जा रहा था। लेकिन आज हम जानते हैं कि वेरिएशंस का कारण डीएनए में छुपा हुआ है। इवोल्यूशन को और थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन समय के साथ हुआ बदलाव, इसको हम क्रमिक विकास भी कह सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मोबाइल फोन आने शुरू हुए तो वो पहले स्टार्टिंग में कितने थिक होते थे, बड़े होते थे, उसमें बटन्स होती थी और ये इसमें इतने फंक्शन भी नहीं होते थे। पर समय के साथ में बदलाव आता गया, इम्प्रूवमेंट उसमें होता गया। वो साइज में थोड़े थीन हो गए, पतले हो गए, उसमें टच स्क्रीन आ गई, एचडी क्लियरिटी आ गई और भी कई सारे फंक्शंस जुड़ते गए। तो आज जो हम मोबाइल का मॉडल देखते हैं वो उस बेसिक मॉडल से कई ज्यादा अलग है, तो हम इसे इस मोबाइल का इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ये तो हो गया इस शब्द का मतलब। पर जब हम बायोलॉजी के सेंस में बात करेंगे तो किसी जीव प्रजाति के ग्रुप में हुए बदलाव, ये ऐसा नहीं हुआ कि एक जीव आया और बदलते गया। थोड़ा ध्यान से देखिए तो किसी जीव प्रजाति किसी ग्रुप में पीढ़ियों के दौरान हुए बायोलॉजिकल बदलाव की बात हो रही है। अब आप ये फोटो देखिए, इसमें आप हिरणों को देख पा रहे होंगे। ये सभी हिरण ही है लेकिन इनकी प्रजातियां अलग अलग है। और भी प्रजातियां होगी जो दिखने में शायद इससे भी थोड़ी अलग होगी, पर ये सब है हिरण ही। तो इसमें इवोल्यूशन की थ्योरी ये कहती है कि किसी समय में इन सभी प्रजातियों का एक ही पूर्वज रहा होगा, एक ही ग्रुप होगा जो अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुआ। इस फोटो में आप एक एक हिरन देख रहे हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये पूरे बड़े बड़े ग्रुप्स है जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिन्होंने माइग्रेट किया था या फिर किसी वजह से कि जो वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो वहाँ का जो चेंज हुआ और उसके हिसाब से इन बदलावों को अडॉप्ट किया और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये अलग अलग प्रजातियां विकसित हुई। अब सवाल यह उठता है कि नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ये फोटो देखिए, इसमें नंबर 1 में 2 तरह के चूहे दिखते हैं।
कुछ व्हाइट कलर के हैं और कुछ डार्क ग्रे कलर के हैं। ये इसलिए ऐसे दिखते हैं क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अलग अलग तरह के जीव पैदा होते हैं। जैसे कि हम इंसानों के भी बच्चे हैं, जो है हम सब इंसान ही, पर हम सब अलग अलग दिखते हैं, बस उसी तरह से। अब देखिए कि ये चूहे ऐसे जगह पर है जहां पर ब्लैक कलर की सॉइल है, मिट्टी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब आप पिक्चर नंबर 2 में देखिए, एक बाज उड़ रहा है, वो शिकारी है। अब सोचिए कि वो शिकारी को पहले कौन से चूहे दिखेंगे। जाहिर सी बात है कि व्हाइट चूहों का शिकार ज्यादा होगा। अब होगा क्या कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो व्हाइट चूहों का सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर है कि व्हाइट चूहों की जो संतान उत्पत्ति करना भी कम हो जाएगा, और जो डार्क कलर वाले चूहे हैं वो बचते रहेंगे, तो उनमें प्रजनन की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो वो जो जीन है जो डार्क कलर का है वो हावी हो जाएगा उस पॉपुलेशन में। और समय के साथ क्या होगा कि आप पिक्चर नंबर 3 में देखिए कि वहां डार्क कलर के चूहों की संख्या जो है वो बड़ी होगी। तो इस तरह से नेचर है वो वेरिएशंस को गाइड करती है। आपने कहीं भी देखा होगा कि जीवों के बीच में आप लगातार सर्वाइवल के लिए कंपटीशन करते रहते हैं, और इस कंपटीशन के कारण नेचर जो है वो उनमें से उन गुणों का सिलेक्शन करती है जो कि उस प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यहाँ आपने नेचुरल सिलेक्शन को समझा, तो अभी तक आपको एक बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर कोई गॉड, ईश्वर, अल्लाह या फिर कोई भी ऐसी डिवाइन पावर नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन को। यहाँ आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि डॉग्स की कितनी अलग अलग ब्रीड्स है। कुछ एकदम पपेट डॉग्स है, छोटे से, जो अपने हाथ में भी रह जाएंगे, जिनका वजन पूरा 1 किलोग्राम भी नहीं होगा। वहीं पर तिब्बतन मिस्टिफ जैसे डॉग है जिसका वजन 100 किलोग्राम से भी ऊपर है। तो ये अलग अलग डॉग्स हमें दिख पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन को समझने के लिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का सिद्धांत वही है जो नेचुरल सिलेक्शन का है, बस इसमें फर्क इतना ही है कि ये सिलेक्शन ह्यूमंस द्वारा होता है। अब पुराने समय में क्या होता था कि जो थोड़े कम खूंखार भेड़िए होते थे तो इंसान उन्हें शिकार के लिए यूज करते थे, और समय के साथ वो भेड़िए पालतू बनते चले गए और इवॉल्व होके आज हमें वो डॉग्स के रूप में दिखते हैं। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के जो कुत्ते हैं उनके पूर्वज भेड़िए थे। तो इंसानों को डॉग्स की जरूरत थी अलग अलग कामों के लिए, तो किसी खास गुणों को सिलेक्ट किया और उसे बढ़ने का मौका दिया। इवोल्यूशन को लेकर एक और सवाल भी पूछा जाता है कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले अंडा। तो अभी हमने इवोल्यूशन को समझा, तो शायद आपको अर्थ लाइफ इवोल्यूशन का आइडिया तो आ ही गया होगा। अगर हम आज के चिकन्स की बात करें तो ये किसी एक स्पेशी के करोड़ों अरबों डीएनए म्यूटेशन के बाद मान लीजिए 2 प्रोटो चिकन्स बने होंगे। प्रोटो चिकन ये वो चिकन है जो एक प्योर चिकन की 97 से 99 प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं, और जब इन दोनों प्रोटो चिकन्स ने रिप्रोड्यूस करके एक प्रोटो चिकन एग दिया, तो इस डीएनए म्यूटेशन की वजह से उस अंडे में से एक स्पेशी बाहर निकली, वो थी चिकन। यानी आसान शब्दों में अगर इस सवाल का जवाब हम जानेंगे तो वो ये होगा कि पहले स्पेशीज म्यूटेशन, फिर प्रोटो चिकन, फिर प्रोटो एग, फिर चिकन, और फिर आज जो हम ये चक्र देखते हैं अंडा मुर्गी वाला, ये। इसी तरह हम सभी जीवों का, पेड़ पौधों का, फलों का, या फिर जितने भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उन सभी का इवोल्यूशन की स्टडी करके उनके पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें कॉर्न्स के जो पूर्वज है, या फिर हम जो बनाना खाते हैं इसके पूर्वज, इसको हम देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन इवोल्यूशन को भी हम समझ सकते हैं। साथियों, आपने एक बात देखी होगी कि जब भी ह्यूमन इवोल्यूशन की बात आती है तो हमें ये एक तस्वीर देखने मिलती है, और मेरे हिसाब से ये तस्वीर ही कंफ्यूजन का कारण है। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर गलत है, पर इस एक तस्वीर से पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना, इससे कई सारे भ्रम तैयार होते हैं, और हम सोचते हैं कि एक बंदर से हम डेवलप होके इंसान बन गए। ये फोटो गलत नहीं है, पर इससे व्याख्या करना मुश्किल है,
क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, एक बंदर नहीं है, बल्कि वो पूरे ग्रुप्स है। और ग्रुप्स भी इस तरह से नहीं है जैसे कि हम समझ रहे हैं, सीधी एक रेखा में, जैसे कि पहले ये, देन ये, फिर इंसान। नहीं, बल्कि वो पूरी ब्रांचेस है। सही तस्वीर ये है जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर शाखाएं है। इवोल्यूशन कोई एक लाइनर प्रोसेस नहीं है, ये एक लगातार सीधी एक क्रम में चली आ रही है। साथियों, आप इस तस्वीर को अभी थोड़ा ध्यान से देखिए। वहां पर ब्रांचेस है, और ब्रांचेस का जो जोड़ है वहां पर हमारा कॉमन एंसेस्टर है, हमारा संयुक्त पूर्वज है। यानी जहां से वो ब्रांच अलग हुई, यानी इसको आप इस तरह से समझिए जैसे कि कोई वानरों का बड़ा सारा ग्रुप, उसमें से कोई एक ग्रुप अलग माइग्रेट कर गया किसी अन्य जगह पर, और वहां पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो डिफरेंट तरह की थी, वहां की जो जरूरतें थी वो अलग तरह की थी, और वहां की जो जरूरतों के हिसाब से उन ग्रुप का विकास हुआ। साथियों, अब ये सोचिए कि ये जो ग्रुप अलग होके गया, तो पहले का ग्रुप तो खत्म नहीं हो जाएगा, वो वहां के जरूरतों के हिसाब से ढलेगा। और ये जो नया ग्रुप है वो जहां पहुंचा है वो वहां के हिसाब से ढलेगा। इसी तरह से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप्स अलग अलग जगह पर गए, जाते गए, बसते गए, वहां के हिसाब से ढलते गए, और इसी तरह से अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आई। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एस्ट्रेलोपेथिक्स, ये जो ग्रुप है, ये यहाँ से इंसानों का विकास शुरू होता है। इसके पीछे वाला जो ग्रुप है वानरों का, अलग अलग प्रजाति है, फिर चिंपांजीस वगैरह वैसे विकसित हुए। ये ग्रुप्स एक जगह नहीं रुके, इसमें से कई ग्रुप्स बने, वो अलग अलग जगह गए, वहां से इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से विकसित हुए। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन भी एक जैसे नहीं रहती है। कई बार आप समझ सकते हैं कि कई बार अर्थक्वेक आ जाती है, आइस एज आ जाती है, जिससे रिसोर्सेस में बदलाव आ जाते हैं, नए नए थ्रेट्स आते हैं। तो इन सब के बीच में सर्वाइवल के लिए ग्रुप्स ने नए नए तरीके अपनाते हैं, और इसी से उनके गुणों में विकास होता है। और आपको याद होगा वो चूहे वाला एग्जाम्पल। और इसी तरह से अलग अलग प्रजातियां विकसित होती है। और यहाँ जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये काफी संक्षिप्त में है। इसे आप ऐसे समझिए, वो एक सर्कल में जो दिखता है वो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो ग्रुप्स है। और इन्हीं ग्रुप्स में आप ऊपर में देखिए जो रेड कलर वाला वो जो पूरे ग्रुप्स दिखते हैं वो होमो ग्रुप्स है। और इसी होमो ग्रुप में सबसे ऊपर में जो दिखते हैं सेपियंस, वो होमो सेपियंस ही हमारे पूर्वज है। उसमें और भी प्रजातियां थी, पर वो आज अस्तित्व में नहीं है। जो होमो सेपियंस है उनका विकास आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले का माना जाता है। इसी समय और भी प्रजातियां थी, पर उन सब में आपस में स्ट्रगल हुआ, और स्ट्रगल के दौरान वो सभी प्रजातियां नष्ट हो गई। होमो सेपियंस के लेफ्ट साइड में आपको निएंडरथल दिख रहे होंगे, ये यूरोप में पाई जाने वाली प्रजाति थी। साथ ही में होमो इरेक्टस भी प्रजाति पाई जाती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई एक लाइनर वे में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक खत्म हो रहा है और दूसरा आ रहा है। सभी ग्रुप्स सर्वाइवल कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। जब कोई 2 ग्रुप्स आपस में मिलते हैं तो वो इंटरब्रीडिंग भी कर रहे थे। अब ये जो आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, इसे प्राइमेट्स कहते हैं। जितने भी बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, इंसान, ये सभी प्राइमेट्स में आते हैं। ये प्राइमेट के इवोल्यूशन का एक पूरा ट्री है। सबसे नीचे जो प्राइमेट एंसेस्टर दिख रहा है, ये सभी प्रजातियों का पूर्वज है। और लेफ्ट साइड के बार पे आप 40 लिखा हुआ देख रहे हैं, वो 40 मिलियन ईयर्स है। और जहां जहां आपको बार्स के जॉइंट दिख रहे हैं, वो सभी प्रजातियों के कॉमन इंसिस्टर है। साथियों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। आज हम इंसानों को कंसीडर करके जो भी प्राइमेट्स में दिख रहे हैं, उन सब ने सर्वाइवल किया और इवॉल्व हो पाए। साथियों, अभी तक तो आपको ये पता लग गया होगा कि आज जो बंदर दिखते हैं वो इंसान क्यों नहीं बने। और ऐसा नहीं है कि ये इवोल्यूशन होके बंद हो गया है, ये आज भी हो रहा है।
हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट कंडीशन में हम सरवाइव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम में भी बदलाव आते जा रहा है। और हम अंदाज तो लगा सकते हैं, पर हम पक्का नहीं कह सकते कि मिलियन साल बाद हम इवॉल्व होके क्या बनेंगे या फिर बंदर इवॉल्व होके क्या बनेंगे। ये इवोल्यूशन कंटिन्यूअस हो रहा है और ये होता रहेगा। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम नेक्स्ट एपिसोड में अपनी सीरीज़ को कंक्लूड कर देंगे और अपने सवाल का जवाब भी जानेंगे कि इस जीवन का मकसद क्या है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।